राहुल, आई बेट यू हमें इतने कमेंट्स आते हैं टैक्सेशन को लेकर कि मैम मान लो आपका प्रॉफिट है 1 लाख, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपका प्रॉफिट है 1.5 लाख, अब आपको कि क्या क्रिप्टो डेरिवेटिव में 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। इसका मतलब ये जो लॉस है डेरिवेटिव्स का, जो हम क्रिप्टोज में, वो लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा और ये जो लॉस है वो प्रॉफिट से सेट ऑफ भी हो जाएगा। हम किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज हमने इसको नॉन स्पेकुलेटिव कंसिडर नहीं किया है। कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेल्टा एक्सचेंज पर करते हो तो ये टैक्सेशन लगेंगे। अब क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ 30% फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा, तो अब यहाँ टैक्स कैसे लगेगा? दिस इज ट्रू ऑडियंस कि आपकी अगर 12 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो हाई ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस न्यू पॉडकास्ट। आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम कवर करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट टॉक टॉपिक विच इज़ टैक्सेशन। जी हाँ, अगर आप क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडर हो या सिर्फ क्रिप्टो में भी ट्रेडिंग करते हो तो आपके दिमाग में काफ़ी बार टैक्सेशन को लेकर सवाल ज़रूर उठते होंगे। तो उन सारे सवालों का आंसर आपको आज के इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है। एंड हु विल बी द बेस्ट पर्सन टू टेल you all about this is today we have Rahul Yadav ji with us, who is a CA by profession। पिछले 5 साल से वो CA टैक्सेशन रिलेटेड प्रैक्टिस कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट वो 5 साल से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और स्पेशली 2 साल से वो क्रिप्टो डेरिवेटिव में प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन हु कैन टेल यू ऑल अबाउट क्रिप्टो टैक्सेशन। सो अगर पहली बार क्रिप्टो में पहला ट्रेड भी क्यों ना लिया हो या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर ही क्यों ना हो, इस पॉडकास्ट को छोड़ के बिल्कुल मत जाना। वेलकम राहुल टू आवर न्यू पॉडकास्ट। थैंक यू शुभ्रा फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत मज़ा आएगा ऑडियंस को, खास करके उनको जिनके टैक्सेशन को रिलेटिंग बहुत ज़्यादा डाउट्स थे, इनफैक्ट बहुत सारे मिसकंसेप्शन थे, वो आज सॉल्व हो जाएंगे। राहुल, आई बेट यू हमें इतने कमेंट्स आते हैं टैक्सेशन को लेकर कि मैम 30% फ्लैट टैक्स लगता है क्या डेल्टा एक्सचेंज पर, कैसे हम समझें इन सारी चीज़ों को। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमें अकेले में ये सारे आंसर्स करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वी थॉट हु विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑल दिस, एंड टुडे वी हैव you with us, so let's answer each and every questions, cover every topic। अगर कोई बंदा पहली बार भी ये ट्रेड कर रहा है क्रिप्टो में तो उसको सारे टैक्सेशंस के डाउट क्लियर हो। डेफिनेटली हो जाएगा फिर आराम से। यस। सो राहुल, बेसिक से थोड़ा शुरू करते हैं क्योंकि जनरली लोग पहली बार आ रहे होते हैं ट्रेड करने, पहला ट्रेड कर रहे होते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स भी होंगे, आई एम वेरी श्योर। थोड़ा आप टैक्सेशन का एक स्ट्रक्चर बता दो कि जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए टैक्सेशन का क्या स्ट्रक्चर होता है। स्पॉट में कर रहे हैं, डेरिवेटिव्स में, तो इससे स्टार्ट करते हैं। अभी इंडिया में स्ट्रक्चर कैसे है स्टॉक एक्सचेंज को लेके टैक्सेशन, हम वो समझ लेंगे, फिर उससे हम क्रिप्टोज में कनेक्ट करेंगे जिससे ऑडियंस को पूरा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग भी है और ट्रेडिंग भी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल इन्वेस्टिंग से। मान लो आपने एक स्टॉक बाय किया आज और आपने वही स्टॉक तुरंत कल सेल कर दिया, तो इसे हम डिलीवरी ट्रेडिंग कहते हैं और ये आ जाएगा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। अब ये शॉर्ट टर्म का ड्यूरेशन क्या है इंडिया में, वो है 12 मंथ। मतलब अगर आज आप खरीद रहे हो तो 12 मंथ के बीच में आप कभी भी सेल करोगे तो आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कंसीडर किया जाएगा और आपको जो टैक्सेशन लगेगा वो फ्लैट 20% लगेगा आपके प्रॉफिट पे और उसे कहा जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड दैट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सचेंज यू आर ट्रेडिंग। यस दैट मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि आपका सेल, जो भी सेल का अमाउंट रहेगा उसमें से फिर आपका परचेस निकाला जाएगा और जो बचेगा जो प्रॉफिट उस पर डायरेक्टली 20% फ्लैट टैक्स जाएगा। दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन विद अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर आपने जो भी सेल किया है उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जाएगा। इसी के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये होता है कि आज आपने खरीदा और 12 महीने के बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद बेचो, फर्क नहीं पड़ता, आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लग जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी फ्लैट रेट है। इंडिया में रेट है 12.5% और इसमें क्या है, एक एग्जम्पशन दिया है। मान लो आपका प्रॉफिट है 1 लाख, तो आपको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो आपका प्रॉफिट है 1.5 लाख, अब आपको 1.25 वो आपको डिडक्ट होगा और ऊपर के 25,000 पे ही आपको टैक्स पे करने पड़ेगा और वो 25,000 का टैक्स जो रेट होगा वो होगा 12.5। अब ये बात हो गई एक हिसाब से इन्वेस्टर की। अब बात करते हैं प्योर ट्रेडिंग की। अब प्योर ट्रेडिंग में भी सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्पॉट ट्रेडिंग। अब मैं स्पॉट इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, एक है कैश ट्रेडिंग और दूसरा है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। Right. पहले हम कैश ट्रेडिंग को देख लेते हैं। अब कैश ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग, जो हम इंडिया में इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं, उस पे स्लैब रेट से टैक्स लगता है, लेकिन उसे स्पेकुलेटिव इनकम कंसिडर किया जाता है। जैसे आपने कोई स्टॉक खरीदा आज, That is for intraday. फॉर इंट्राडे, Right. मतलब मार्केट 9:15 बजे ओपन हुआ, Right. 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुआ, उसके बीच में आपका ट्रेड ओपन हुआ और आपका ट्रेड उसी बीच में क्लोज भी हो गया। दैट इज इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग स्लैब रेट से जाएगा और वो स्लैब रेट ऑलरेडी डिफाइन है। अब इसमें होता क्या है, बट इस ट्रेडिंग को स्पेकुलेटिव इनकम कंसिडर किया जाएगा। अब मैं स्पेकुलेटिव क्या है, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं उसका सेक्शन के साथ आपको क्लियर कर दूंगा कि स्पेकुलेटिव क्या है और कैसे स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हमें क्रिप्टो फ्यूचर्स में हेल्प करेगा। अब जैसे मैंने कहा कैश ट्रेडिंग, उसी के साथ इंडिया में हम डेरिवेटिव भी करते हैं। डेरिवेटिव मतलब क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन जो इंडिया में जो भी ट्रेडिंग करता है, उसमें इंट्राडे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये कंसेप्ट ही नहीं है। Right. मतलब अगर आज मैंने कोई फ्यूचर बाय किया, कोई स्पेसिफिक स्टॉक, फिर वो मैं 5 मिनट्स के बाद बेचूं, फिर उसके बाद अगर मैं वो कल बेचूं या फिर एक्सपायरी तक 1 महीने तक होल्ड करूं, टैक्सेशन एक जैसा ही होगा और वो भी स्लैब रेट से ही जाएगा। बट अब कंडीशन ये हो जाएगी, इंट्राडे ट्रेडिंग को हम स्पेकुलेटिव कह रहे थे, अभी ये हो जाएगा नॉन स्पेकुलेटिव। अब एक स्पेकुलेटिव है और दूसरा नॉन स्पेकुलेटिव है। क्या बेनिफिट मिलता है एक को स्पेकुलेटिव रहने का और दूसरे को नॉन स्पेकुलेटिव रहने का, ये हम ही जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल राहुल, अगर हम एक स्टॉक को सेम डे खरीदते बेचते हैं स्टॉक को, तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम में Okay. आएगा। Whereas अगर हम उसी स्टॉक का फ्यूचर या ऑप्शंस खरीदते या सेल करते हैं सेम डे, तो वो नॉन स्पेकुलेटिव में यस आएगा, यस राइट? यस। अब इसमें सेक्शन जो है 43 सबसेक्शन 5, उसमें क्लियरली मेंशन है कि एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका एक्चुअल डिलीवरी है तो वो स्पेकुलेटिव इनकम में क्लासीफाई होगा। और एक्सेप्शन भी इसी सेक्शन में दिया है कि जिसकी एक्चुअल डिलीवरी नहीं है लेकिन वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, वो हेजिंग के लिए यूज़ किया गया है, या फिर वो अपनी वैल्यू डिराइव कर रहा है। और डेरिवेटिव बस अपनी वैल्यू डिराइव करता है। राइट। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो और वो स्टॉक बेच रहे हो, इसका मतलब आपने जब वो स्टॉक खरीदा था तो आपका इंटेंशन था एक्चुअल डिलीवरी लेने का। बट उसी स्टॉक का जब आप फ्यूचर खरीद रहे हो या फिर ऑप्शन खरीद रहा है तो आपका इंटेंशन एक्चुअल डिलीवरी का है ही नहीं, आपने बस एक कह सकते हैं आपने हेज कर लिया, या फिर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में गए या आप स्पेकुलेटिव में गए। तो ये एक एक्सेप्शन है जिसके वजह से हमारे इंडिया में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन आर नॉन स्पेकुलेटिव। अब बेनिफिट क्या मिलता है स्पेकुलेटिव से नॉन स्पेकुलेटिव का, वो समझ लो। इंट्राडे ट्रेडिंग, भले ही दोनों का टैक्स रेट सेम है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव है तो वो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड हो सकती है। मतलब अगर मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का लॉस है तो वो 4 साल तक ही कैरी फॉरवर्ड होगा। प्लस अगर मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग का कोई लॉस है तो उसको मैं सेट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के प्रॉफिट से ही कर सकता हूँ। बट अगर मेरे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन का कोई लॉस है तो वो मैं 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ। प्लस उसको अगर सेट ऑफ करना है तो मेरी कोई और बिजनेस इनकम भी है उससे भी सेट ऑफ हो जाएगा। इन शॉर्ट, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम इट डायरेक्टली कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम। मान लो आपका कोई ट्रेडिंग का बिजनेस है, जैसे एक रिटेल शॉप हो गया, वो एक बिजनेस है। उसी तरह फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को भी इनकम टैक्स में कंसीडर किया जाएगा कि ये एक बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस, और आप वो रिटेल शॉप के लॉस को अपना फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हो, या फिर आप उस ट्रेडिंग के प्रॉफिट को, वो रिटेल के प्रॉफिट को एफएनओ के लॉसेस से भी सेट ऑफ कर सकते हो। और वो ये सारी चीज़ें लॉसेस ये 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होती है। इन शॉर्ट, एक बिजनेस है फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, और जो इंट्राडे है वो बिजनेस नहीं है, एक स्पेकुलेटिव बिजनेस है। दैट्स इट। सो राहुल, ये तो बात हो गई अगर हम इंडियन मार्केट्स में काम करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिप्टो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आज हम यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्रिप्टो स्पॉट में या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता है तो क्या क्रिप्टो स्पॉट स्पेकुलेटिव में आएगा और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स नॉन स्पेकुलेटिव में आएगा, या दोनों ही नॉन स्पेकुलेटिव इनकम में आएंगे? इस पर थोड़ा हाईलाइट दीजिए। अब इसमें क्या है, जो मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था कि आपने एक स्टॉक खरीदा, राइट, वो आपने अगले दिन बेचा तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लग गया, 20% फ्लैट रेट से टैक्स लग जाएगा। उसी वे में क्रिप्टो के स्पॉट को क्लासीफाई किया है कि भाई आप क्रिप्टो आज खरीदो, आप तुरंत बेचो स्पॉट, या फिर अगले दिन बेचो या 1 साल बाद बेचो, आपको 30% फ्लैट टैक्स लगना ही है।
अब इसमें एक्सेप्शन क्या है वो समझ लेते हैं। एक्सेप्शन ये है कि जब हम इंडियन मार्केट्स में स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो हम इंटर ट्रांजैक्शन के लॉस और प्रॉफिट को सेट ऑफ कर सकते हैं। क्रिप्टो के स्पॉट में सेट ऑफ का ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर आपने 10 ट्रेड किए, 10 ट्रेड में से 5 ट्रेड प्रॉफिट्स के थे और 5 ट्रेड लॉस के थे, तो वो 5 ट्रेड के जो लॉस है वो 5 ट्रेड के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं होंगे। मतलब इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्पॉट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और आपको लेट्स सपोज 10 लाख की ट्रेडिंग पर आपको 2 लाख का प्रॉफिट होता है, लेकिन 1 लाख का नुकसान भी होता है, मतलब ओवरऑल नेट तो आपका 1 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। yes. तो इसमें टैक्स कैसे लगेगा? टैक्स पूरे 2 लाख पे लगेगा, 30% सेम ईयर पे, और वो जो 1 लाख irrespective of the losses that a person had, वो लॉस को इग्नोर, ना ही वो लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा। एंड दिस इज अबाउट ओनली स्पॉट, दिस इज ओनली अबाउट स्पॉट्स। और 1% का टीडीएस भी लगेगा अगर आपका टर्नओवर 50,000 है तो। अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो तो 10,000 का टर्नओवर पे, बट अगर आप इंडिविजुअल हो तो आपको 50,000 के टर्नओवर पे 1% का टीडीएस भी डिडक्ट होगा। सो ये दिस इज फॉर द स्पॉट। कम्स अंडर नॉन स्पेकुलेटिव इनकम और स्पेकुलेटिव? इसमें अभी तक ऐसा कुछ बताया ही नहीं है कि ये स्पेकुलेटिव है या नॉन स्पेकुलेटिव है। जिस तरह शॉर्ट टर्म, जिस तरह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को डिफाइन नहीं किया है कि ये स्पेकुलेटिव है या नॉन स्पेकुलेटिव है, बिकॉज उसकी एक्चुअल डिलीवरी अवेलेबल है। उसी तरह स्पॉट में भी डेरिवेटिव्स में के अलावा जब हम क्रिप्टो में स्पॉट करते हैं तो उसको कंसिडर करते हैं कि उसकी एक्चुअल डिलीवरी अवेलेबल है। अच्छा, तो उसको स्पेकुलेटिव और नॉन स्पेकुलेटिव में क्लासिफाई नहीं किया है। अभी वी हैव क्लासिफाइड इट लाइक वीडीएस, हम काफी बार बोलते हैं। अभी इसको कैसे है कि गवर्नमेंट ने उसको एक वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया है कि दिस इज अ वर्चुअल डिजिटल एसेट, और इनकम टैक्स में भी एक अलग से कॉलम बना दिया है। जब आप ई फाइलिंग के वेबसाइट पे जाओगे, जब आप इनकम टैक्स फाइल करोगे, अब इसमें क्या है कि सैलरी वाला ITR 1 फाइल करेगा, बिजनेस वाले के लिए ITR 4 है, ITR 3 है, और जो नॉन रेसिडेंट है उसके लिए ITR 2 है। ये तो मैंने चलो ITR क्लासीफाई किया। अब इन ITR में भी हर एक ITR में VDA का सेक्शन है। अंडरस्टूड। कि आप अपना जो भी क्रिप्टो का सेल है, जो भी क्रिप्टो का परचेस है, वो आप मेंशन करो, डिफरेंस हम निकाल के देंगे और उस डिफरेंस पे आपको डायरेक्टली 30% टैक्स लगा देंगे। लॉस है तो कोई बात नहीं, लॉस दिखा दो, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखा दो, दैट्स इट। So Rahul, this is what we have talked about कि क्रिप्टो व स्पॉट में तो these are classified as VDS, virtual digital assets। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% टैक्सेशन लगता है। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की, लाइक डेल्टा एक्सचेंज, जहाँ पर प्योरली डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे हमारे यूजर्स डेरिवेटिव ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड नाउ दे वांट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर टैक्सेशन कैसे लगता है, क्योंकि उनको का क्या कन्फ्यूजन होता है कि अगर हम क्रिप्टो स्पॉट में कर रहे हैं तो हमें 30% टैक्स तो देना ही देना है, क्या यहाँ पर भी हमें 30% टैक्स देना है? क्या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स भी VDAs की तरह क्लासिफाइड है या इनका सेगमेंट अलग है? यहाँ पे टैक्सेशन ऑल टुगेदर अलग है। जैसे इंडियन मार्केट में हम जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस करते हैं, दैट इज क्लासिफाइड एज बिजनेस इनकम, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और आप किसी भी बिजनेस से उसको सेट ऑफ कर सकते हो, लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो एक इस पे प्रॉपर हाईलाइट देते हैं कि कैसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है टैक्सेशन। अब इसको मैं जोड़ता हूँ सेक्शन 115 BBH, ये सेक्शन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया फॉर VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट। 194S ये भी एक सेक्शन है जो गवर्नमेंट ने बताया TDS के ऊपर। दोनों भी सेक्शन में कहीं पर भी क्रिप्टो डेरिवेटिव या फिर क्रिप्टो फ्यूचर्स और क्रिप्टो ऑप्शन मेंशन ही नहीं है। क्लियर? मे बी जब गवर्नमेंट ये सेक्शन बिल्ड कर रही थी, जब बना रही थी, तब क्रिप्टो डेरिवेटिव इंडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कभी क्रिप्टो डेरिवेटिव्स को लेके एक स्पेसिफिक सेक्शन अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। ना ही इनकम टैक्स ने, ना ही ICAI ने, जो हमारा इंस्टीट्यूट है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, उन्होंने अभी तक कहीं नोटिफाई किया है कि क्रिप्टो डेरिवेटिव में इतना ही टैक्सेशन लगेगा। बट एज अ लॉ हमें इंटरप्रिटेशन पे काम करना है। अब देखो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है। सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 जो मैंने कहा स्पेकुलेटिव इनकम का, उसमें क्लियरली मेंशन है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें क्लियरली मेंशन है हेजिंग, उसमें क्लियरली मेंशन है कि बेसिकली ट्रेडिंग कैसे होगी, स्पेकुलेटिव इनकम क्या होगी। बस उसमें एक ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो है रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने मेंशन कर दिया है। तो जब हम इंडियन मार्केट्स के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमने कहा कि वो एक नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है, क्योंकि वो एक रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है। इंडिया में रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है NSE और BSE, और वहाँ पे हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कर रहे हैं।
अब बात करते हैं डेल्टा के डेरिवेटिव्स की। अब डेरिवेटिव ये डेफिनेशन को हम वॉयलेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि डेरिवेटिव जो हम क्रिप्टो में कर रहे हैं उसकी डेफिनेशन और इंडियन मार्केट के डेरिवेटिव की डेफिनेशन सेम है, और डेरिवेटिव की डेफिनेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही है। राइट। क्योंकि डेरिवेटिव ये एक कंसेप्ट है, और उसी कंसेप्ट पे क्रिप्टोज जो डेल्टा एक्सचेंज है उसका भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। राइट। क्योंकि फ्यूचर्स में प्रीमियम है, डिस्काउंट है, सेम एज इंडियन स्टॉक मार्केट के डेरिवेटिव, सेम एज इंटरनेशनल सारे डेरिवेटिव। ऑप्शंस में कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, सेम लाइक इंडियन स्टॉक मार्केट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन में तो क्रिप्टो का फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बैठता है जो हम डेल्टा पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं फिर इसका टैक्सेशन का क्या करना है। अगर हमने इसको नॉन स्पेकुलेटिव क्लासीफाई कर दिया, मतलब इंडियन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर दिया, तो हमने वो रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज को वॉयलेट कर दिया, मतलब हमने फिर उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। तो इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि जब तक सेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है या फिर जब तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है, तो हमको लॉ के सेक्शन का इंटरप्रिटेशन ये रखना है कि अगर वर्चुअल डिजिटल एसेट है ही नहीं, फ्यूचर्स इज जस्ट डिराइविंग इट्स वैल्यू फ्रॉम एसेट। अब बिटकॉइन का फ्यूचर की जो प्राइस चल रही है वो बिटकॉइन के स्पॉट से डिराइव होके आ रहा है। राइट। और हम वो डिराइव्ड वैल्यू पे ही बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब हम स्पेकुलेटिव कर रहे हैं, हम कुछ एक्चुअल में डिलीवरी ले ही नहीं रहे, ना हम एक्चुअल में बिटकॉइन खरीद रहे हैं, ना इथेरियम, ना फिर सोलाना। हम बस एक बेटिंग कर रहे हैं, एक स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये ऊपर जाएगा तो हम बाय कर रहे हैं, ये फॉल होगा तो हम पोजीशन शॉर्ट कर रहे हैं, या फिर अगर पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, सिंपल। तो इंटरप्रिटेशन ये लगता है कि अगर इसको नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में कंसीडर नहीं कर सकते तो ये हो जाएगा स्पेकुलेटिव इनकम। बट इसको इंडियन मार्केट में जो स्पेकुलेटिव इंट्राडे है उसमें भी क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे। उसमें क्या है, ई फाइलिंग ने एक कॉलम बना के रखा है, इनकम टैक्स ने एक प्रॉपर कॉलम दिया है कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग का प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर ही मेंशन करो। बट इनकम टैक्स ने कहीं पर भी ये कॉलम नहीं दिया कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को यहाँ मेंशन करो। लेकिन हमें ई फाइलिंग में ये ऑप्शन जरूर मिलता है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम को कहाँ कंसिडर करना है। ओके, स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। अब जैसे ही मैं ये बोल रहा हूँ कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, इसका मतलब मैंने इसको बिजनेस ट्रीट कर लिया, राइट, और मैंने इसको स्पेकुलेटिव भी ट्रीट कर लिया, दोनों भी चीजें। इसका मतलब ये जो लॉस है डेरिवेटिव्स का जो हम क्रिप्टोज में, वो लॉस 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, राइट, और ये जो लॉस है वो प्रॉफिट से सेट ऑफ भी हो जाएगा। अंडरस्टूड। बट हम किसी और बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते बिकॉज हमने इसको नॉन स्पेकुलेटिव कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ स्पेकुलेटिव किया है कि स्पेकुलेटिव प्रॉफिट से स्पेकुलेटिव लॉस को हम सेट ऑफ कर रहे हैं। तो राहुल, आपका कहने का मतलब ये है कि जो डेल्टा एक्सचेंज पर हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हैं वो अभी स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम के अंदर है, ठीक है। अब नाउ टॉकिंग अबाउट कैरी फॉरवर्ड, कि आप अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तो वो कर सकते हो आप 4 साल तक। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कि आप क्या अपने लॉसेस को दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये नॉन स्पेकुलेटिव नहीं है, ये स्पेकुलेटिव है। और इंडियन मार्केट में भी स्पेकुलेटिव बिजनेस पर आप किसी दूसरे बिजनेस से सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसीलिए आप क्रिप्टो डेरिवेटिव्स में भी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी किसी और एसेट के लॉसेस से आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे इसको। तो दिस इज परफेक्टली फाइन एंड आई थिंक जो हम स्पॉट पे स्ट्रेट, सो आई गेस ऑडियंस को अभी आंसर मिल गया होगा कि बहुत सारे लोग, आप में से बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या क्रिप्टो डेरिवेटिव में 30% फ्लैट टैक्स लगेगा। तो नाउ सीए इज टेलिंग यू बाय हिमसेल्फ कि 30% टैक्स नहीं लगेगा। अब इसमें मैं एक क्लियर कर देता हूँ कि जो 2024 से यहाँ पर आज 2000 मार्च 2025 में जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, राइट, उसमें बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टोज के डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की थी, जिन्होंने भी फ्लैट स्लैब रेट से फाइल किया, जैसे मैं खुद 30% फ्लैट स्लैब, नहीं स्लैब रेट, इनकम स्लैब, मैंने भी क्रिप्टो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग की, उसको स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कंसिडर किया। ना मुझे नोटिस आया, ना ही 99% लोगों को नोटिस आया। ये इसलिए गवर्नमेंट नोटिस इसलिए नहीं भेज रही है क्योंकि अभी तक लॉ का इंटरप्रिटेशन उनके पास भी नहीं है। हमने सेक्शन को इंटरप्रेट किया। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, सेक्शन 115 BBH जो VDA का सेक्शन है, या तो वो रिवाइज होगा, या तो सेक्शन 43 सब सेक्शन 5 स्पेकुलेटिव इनकम, या तो वो रिवाइज होगा। जब ये रिवीजन होंगे तो हमें क्लियरिटी आ जाएगी कि हमें क्रिप्टो डेरिवेटिव का जो हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हैं उसको कौन से कॉलम में पुट करना है,
उसको कौन से सेक्शन के अंडर पुट करना है और उसका टैक्सेशन क्या होगा। राहुल, जब ये क्लैरिटी आएगी तो डेफिनेटली यू विल बी मेकिंग अ न्यू पॉडकास्ट फॉर दैट, Yes. सो दैट ऑडियंस को एक क्लैरिफिकेशन आ जाए। करेक्ट। बट आई गेस अभी ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि आई बिलीव इस कन्फ्यूजन की वजह से बहुत सारे लोगों को नोटिस भी गए हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, एंड दिस इज वाई वी आर सिटिंग हियर टू डिस्कस अबाउट कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है। तो आई गेस पहले ही तो समझ आ गया हमें कि ये स्पेक्युलेटिव इनकम है और आप इसको इसी सेक्शन में क्लासीफाई करोगे। करेक्ट। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको नोटिस ना आए और आप इन्हें अवॉइड कर सकें, वो हम बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट डेफिनेटली डिस्कस Yes. करेंगे। नाउ हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेल्टा एक्सचेंज पर करते हो तो ये टैक्सेशन लगेंगे। अब क्योंकि आप बोल रहे हो कि यहाँ 30% फ्लैट टैक्स नहीं लगेगा, तो अब यहाँ टैक्स कैसे लगेगा? Okay. मतलब क्या टैक्सेशन का कैलकुलेशन होगा? लेट्स डिस्कस दैट। ओके, आपका डाउट मैं इन डिटेल सॉल्व कर लेता हूँ। राइट। और ये मैंने रफ में बना के रखा है आपके लिए। तो ये हमारे टैक्स स्ट्रक्चर जिसमें 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30% के टैक्सेस लगते हैं। अब इसमें अगर हम क्रिप्टोज में डेरिवेटिव में ट्रेडिंग करते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, उसे इसी स्लैब रेट से ही टैक्सेशन जाएगा। वो कैसे Okay. जाएगा वो अभी एक बार समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि आप एक सैलराइड हो और आपका साल का सैलरी है 10 लाख और उसी के साथ आपने क्रिप्टो डेरिवेटिव से 3 लाख का प्रॉफिट किया। अब आपकी टोटल इनकम जो है वो हो जाती है 13 लाख की। Right. 10 लाख आपका सैलरी इनकम, 3 लाख आपका क्रिप्टो डेरिवेटिव का इनकम जिसको हम स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम कह रहे हैं। अब देखो उसे कैसे ट्रीटमेंट कैसे होता है। अब ये जो सैलरी होगी ये हो जाएगा 10 लाख का। उसके बाद मैं यहाँ पर क्रिप्टो के डेरिवेटिव लिख लेता हूँ जिसका जो इनकम है वो है आपका 3 लाख का। तो टोटल इनकम हो गई अभी आपकी 13 लाख की। इसे हम कहेंगे टोटल इनकम, TI। अब ये टोटल इनकम पे ये स्लैब से जाएगा। कैसे जाएगा मैं उसके सामने ही लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 13 लाख का कमा रहे हो जिसमें 10 लाख सैलरी है। अब सैलरी जो होती है उसमें लगता है TDS। राइट। आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो TDS डिडक्ट करेगा। मान लो उसने TDS डिडक्ट किया होगा 50,000। मैं एक रफ में पकड़ लेता हूँ 50,000 की अमाउंट। दिस इज TDS। क्लियर हो गया? जो एम्प्लॉयर ने पहले ही कट कर दिया टैक्स कट कर क्योंकि दिया उसे होगा। पता है कि आप एक टैक्स ब्रैकेट में जा रहे Right. हो क्योंकि आपकी इनकम 4 लाख से ज़्यादा है। 4 लाख से कम होती तो वो टैक्स ही डिडक्ट नहीं करता, बट 4 Right. लाख से ज़्यादा है तो उसको टैक्स डिडक्ट करना ही है। पड़ेगा। अब 13 लाख की जो आपकी इनकम है वो 12 से 16 लाख के ब्रैकेट में जाती है। तो 12 से 16 लाख की जो ब्रैकेट है उसमें आपकी 1 लाख की इनकम आ जाएगी। 8 to 12 की जो आपकी ब्रैकेट है उसमें आपकी 4 लाख की इनकम आ जाएगी। 4 to 8 लाख की इनकम है उसमें आपकी वापस 4 लाख का ब्रैकेट आ जाएगा। राइट। यहाँ पे 4, 4, 8 और 9 और ऊपर 0 to 4 उसमें भी 4 लाख आ जाएगा। अभी आप देखो आपकी टोटल इनकम हो चुकी है 13 लाख की। अब इसके आगे हम टैक्स स्टार्ट करते हैं। कैसे लगेगा? जो 4 लाख है उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 5% से। राइट। 4 लाख का 5% हो जाता है 20,000। उसके बाद नेक्स्ट 4 लाख पे 10% क्योंकि आप 8 to 12 लाख के ब्रैकेट में चले गए। 40,000। अब ये हो जाएगा 40,000 और बचा हुआ जो 1 लाख है वो 12 से 16 लाख के ब्रैकेट में जा रहा है तो इसके ऊपर 15%। राइट। तो 1 लाख का 15% इट विल बी 15,000। राइट। अब आपकी टोटल जो टैक्स आ गई वो आ गई 75,000। 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 15 75। उसमें से आपके एम्प्लॉयर ने 50,000 तो आपके डिडक्ट कर दिया। मतलब एक्स्ट्रा 25,000 ये आपको पे करने पड़ेंगे। और सो ऐसे होता है पूरा टैक्स कैलकुलेशन। अगर आप मान लो कोई बिजनेस कर रहे हो और उस बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको सैलरी से रिप्लेस कर दो। जैसे 10 लाख आपने बिजनेस किया, बिजनेस का प्रॉफिट 10 लाख है और आपका क्रिप्टो का प्रॉफिट 3 लाख है। राइट। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन फिर भी सेम ही रहेगा कैलकुलेशन। इसमें एक और सवाल है राहुल कि जैसे गवर्नमेंट ने 12 लाख तक के ब्रैकेट को एग्जेम्प्ट कर दिया है टैक्सेशन से। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी की 9 लाख सैलरी है, ठीक है, और उसने क्रिप्टो से 2 लाख का प्रॉफिट किया है तो टोटल 11 लाख हो गया। 11 लाख हो गए। हाँ। तो क्या वो पूरा एग्जेम्प्टेड है? यस, अंडर सेक्शन 87A ये एक्चुअली क्या है? ये एक रिबेट है। रिबेट अब TDS तो कटेगा ही, आप रिबेट फाइल कर सकते हो। ये रिबेट तब अप्लाई होता है जब आपका टोटल इनकम 12 लाख से कम है। अगर आपका टोटल इनकम 12 लाख से ऊपर 1 रुपए भी चला गया तो आपको वापस फ्लैट रेट वही सेम फ्लैट है।
नॉट फ्लैट बट एज पर इनकम टैक्स एज पर स्लैब रेट जो अभी हमने कैलकुलेट किया, राइट। दैट्स इट। सो दिस इज ट्रू ऑडियंस कि आपकी अगर 12 लाख तक की इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो अगर आप डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो, और आई गेस मोस्ट ऑफ हमारी जो ऑडियंस है वो 12 लाख के इनकम में डेफिनेटली मिडिल क्लास फैमिली एंड बिगिनर्स आर ट्रेडिंग, तो आई एम प्रिटी श्योर कि 12 लाख के नीचे उनकी टोटल इनकम हो सकती है। तो अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो तो दिस इज फॉर श्योर आप अपने टैक्स एग्जेम्पशंस फाइल कर सकते हो, राइट। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर कहीं भी कंफ्यूजन है दोबारा से जाओ, दोबारा से राहुल जी की कैलकुलेशन समझो और नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि फाइलिंग कैसे करनी है। दूसरा क्वेश्चन ये तो हमने सैलरीड एम्प्लॉय की बात कर ली, आपने थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बिजनेस पीपल के लिए भी दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि अगर कोई बिजनेसमैन है जिसका प्रोफेशन प्योरली ट्रेडिंग है, ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल ये भी हो सकता है तो साइड बाय साइड मल्टीपल बिजनेसेस करता है बट एम्प्लॉय नहीं है कहीं पर भी, तो उनका टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा और कैसे? सिंपली ये तो होगा कि 12 लाख तक उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है एज पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से, बट उसके बाद दोनों कंडीशंस में आप बता दीजिए कि 12 लाख और 12 लाख के बाद का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा। ओके, सबसे पहले अगर आपका कोई भी बिजनेस है और उसके साथ आपका क्रिप्टो का प्रॉफिट भी है, डेरिवेटिव का, अगर वो सब मिला के 12 लाख के अंदर है तो आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है, ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जो क्लोज होगा, राइट, जो अभी 26 मार्च 31 को क्लोज हो जाएगा और इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी मई या जून से। 12 लाख के अंदर अगर आपकी टोटल इनकम आ रही है, फिर वो बिजनेस हो, फिर वो सैलरी हो, फिर वो क्रिप्टो हो, फ्यूचर्स, मैं स्पॉट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फ्यूचर्स। स्पॉट है, स्पॉट के लिए जो हम ये 12 लाख है वो अप्लाई होता ही नहीं है। मतलब अभी हम सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि स्पॉट का प्रॉफिट तो 1 लाख है और मेरी बिजनेस और मेरी टोटल इनकम 12 लाख के नीचे है, फिर भी मुझे टैक्स क्यों पे करना पड़ रहा है? क्योंकि स्पॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम आपको फ्लैट रेट ऑफ टैक्स पे करना है, बिकॉज़ दे आर क्लासिफाइड एज VDAs, राइट। और इसलिए VDA अलग है हमारे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, डेफिनेटली, राइट। ओके, तो ये देख लेना। अब मान लो किसी की 20 लाख की इनकम है, अबाउट 12 लाख। अब ये 20 लाख की इनकम में मल्टीपल सोर्सेस अवेलेबल है कि वो कंसल्टेंसी भी कर रहा है, वो फ्रीलांसिंग भी कर रहा है, वो किसी और सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है, डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कर रहा है, इंडियन डेरिवेटिव्स भी कर रहा है, इंडियन कैपिटल गेन भी कर रहा है, इंडियन इंट्राडे भी कर रहा है, और उसका टोटल सारी चीज़ें आ रही है 20 लाख। तो उसका कैलकुलेशन भी वैसा ही होगा जो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया, एज पर इनकम टैक्स स्लैब। सिंपल रखना है चीज़ों को, जो भी फ्लैट रेट से जाएगा वो है बस VDA इररिस्पेक्टिव ऑफ योर इनकम। यहाँ पे स्लैब का कुछ भी कनेक्शन नहीं है। सो मेक श्योर कि जब भी आप स्पॉट में ट्रेडिंग करो तो आप ये भूल जाओ कि आपकी बाकी इनकम कितनी है, या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर आप बिजनेस कर रहे हो। ये बेसिकली अलग से ही स्पेसिफाई किया गया है वीडियोस को, और उनका अलग टैक्सेशन है। बट जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो वो बिजनेस इनकम हो जाती है और उनका कैलकुलेशन एज पर इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग होता है। मान लो मेरी एक भी इनकम नहीं है, ना ही मैं सैलरीड हूँ, ना ही मैं बिजनेस में हूँ, और मैंने क्या किया, बस एक ट्रेड पंच कर दिया स्पॉट का, राइट, और वो ट्रेड में मुझे 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न, सिर्फ वो 10,000 के प्रॉफिट के लिए, और वो 10,000 का प्रॉफिट के अगेंस्ट मुझे 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। 3,000 मुझे देने ही पड़ेंगे। यस। अब अगर इसकी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो आप कह रहे हो नोटिस के जो टॉपिक है वो आप कवर कर सकते हो फिर, राइट, ठीक है। एंड आई गेस अगर कोई बंदा प्योरली प्रोफेशनल ट्रेडर भी है, डेरिवेटिव्स भी है, तो वो तो फाइल करेगा ही एज पर स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम, और 12 लाख तक है तो देयर विल बी नो टैक्स। उसके ऊपर अगर बिजनेस इनकम आपकी होती है देन you have to pay as per your income tax slab. But Rahul, not to be sarcastic, but 12 लाख का टोटल प्रॉफिट होना फॉर लाइक बिगिनर्स तो अभी उनके लिए थोड़ा सा लॉन्ग जर्नी है, जो कि हम अभी अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में उनकी जर्नी आसान करेंगे और स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट लेट्स स्टिक टू द टॉपिक एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। सो अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी टच करते हैं, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज ने रिसेंटली स्पॉट भी लॉन्च किया, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्पॉट के टैक्सेशन, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये जो स्पॉट है इसकी आपको डिलीवरी नहीं मिलेगी। जो भी इन्वेस्टर्स स्पॉट में डेल्टा एक्सचेंज पर इन्वेस्ट कर रहे हैं दे विल नॉट गेट द डिलीवरी, बट जो प्राइस रिफ्लेक्शन होगा वो एग्जैक्टली स्पॉट के
इक्विवेलेंट ही होगा, और ये किसी भी वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर नहीं होगा। Okay. ठीक है, बस जो भी सेटलमेंट्स होंगी वो INR में होंगी। अगर आपको कभी अपना प्रॉफिट या लॉसेस रियलाइज करने हैं तो आप उसको INR में कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। Okay. ठीक है, सो नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एवेन्यूज फॉर इन्वेस्टर्स, जो काफ़ी बार सोचते थे कि यार कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, अब ये ना वॉलेट बनाना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन का झंझट USDT में करो। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सीधे डेल्टा एक्सचेंज पर इन्वेस्टर्स आकर अपना अमाउंट INR में डालकर बैंक अकाउंट से डायरेक्टली अपने डेल्टा अकाउंट पर डालकर अब स्पॉट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैक्सेशन का पॉइंट, जो आप यूजर्स को बता दो ताकि इन्वेस्टर्स को पूरी क्लैरिटी रहे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। बेसिकली डेल्टा ने स्पॉट इंट्रोड्यूस करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टर जो ये सोचते थे यार मुझे क्रिप्टो को 1 साल 2 साल होल्ड करना है, कैसे करूं, अब वो कर सकते हैं। बट बात तो यही आती है शुभ्रा कि स्पॉट कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 5 ऑफ स्पेकुलेटिव इनकम, और जो सेक्शन है डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है उसमें स्पॉट आता ही नहीं है। उसी डेफिनेशन को लेके तो हम इंटरप्रेट कर रहे थे कि हमारा जो फ्यूचर है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। इसीलिए ये स्पॉट भले ही कन्वर्जन ना हो, भले ही कोई एक्सचेंज ना हो, भले ही कोई फिजिकल वॉलेट ना हो या फिर डिजिटल वॉलेट ना हो, इसे अभी भी 30% फ्लैट लगना ही है टैक्स, और 1% का TDS भी लगना ही है, बिकॉज स्पॉट की डेफिनेशन और डेरिवेटिव की डेफिनेशन अलग है। सो कंसिडर दिस, कितने अच्छे फीचर्स है, इट्स वेरी गुड, बट स्टिल सेफ्टी के लिए हमें 30% टैक्स फ्लैट रेट से डिडक्ट करना ही होगा और 1% TDS। राहुल, जैसे कि आप बहुत बार बोलते हैं कि इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो में क्रिप्टो एसेट्स ज़रूर रखने चाहिए। एलोकेशन अभी आपने बताया कि 10 to 15% का एलोकेशन होना चाहिए, तो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, क्रिप्टो एसेट्स में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, डायरेक्टली वो डेल्टा एक्सचेंज में आकर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट यू नो व्हाट, कि हम अब एंट्री लेग पर फीस लगाते ही नहीं हैं। आप सिर्फ और सिर्फ जब अपने प्रॉफिट्स या लॉसेस को रियलाइज करोगे, जब आप एग्जिट कर रहे होगे, तभी एग्जिट लेग पर ट्रेडिंग फीस लगेगी। दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्पॉट। दैट्स गुड। और हमारा जो पॉडकास्ट का टाइमिंग भी है ना वो बहुत अच्छा है, बिकॉज अभी बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, ये बड़े बड़े क्रिप्टो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। जो वो 1,26,000 का जो हाई लगाया है वो वापस हाई लगाने के लिए ट्रैवल का फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो आने वाला बुलिश रन मिस नहीं होगा, क्योंकि लोग अभी इन्वेस्ट करके बैठ सकते हैं और स्पॉट का जो फ्यूचर है उसे यूज कर सकते हैं। दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर्स जो अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, व्हेन वी वर डिस्कसिंग, बहुत सारे लोग वर टॉकिंग अबाउट कि कब प्राइस डिस्काउंटेड होगा, कब 70,000 पे आएगा, कब 75,000 पे आएगा, सो दैट वो अपना एवरेज कर पाए पोर्टफोलियो, न्यू इन्वेस्टमेंट डाल पाए। सो दिस इज अ राइट अपॉर्चुनिटी एंड हमने बहुत ही राइट टाइम पर स्पॉट को लॉन्च किया है। सो आई गेस ट्रेडर विल गोइंग टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी सून। नाउ हमने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कवर कर लिए, जो हम एसेट्स प्रोवाइड करते हैं, स्पॉट भी कवर कर लिया। नाउ राहुल, कुछ ऐसे पॉइंटर्स जो हमें कवर करने चाहिए टैक्सेशन से रिलेटेड, स्पेशली नोटिसेस। राइट। और डर, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं नोटिस को। उन्हें लगता है इनकम टैक्स का अगर नोटिस आ गया तो हमें कुछ तो बड़ा टैक्स पे करना पड़ेगा, कुछ तो बड़ी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सो बेसिकली मेजर एजेंडा ये बनाने का यही था, सो दैट लोग टैक्सेशन को लेकर डरे नहीं, एक क्लैरिटी उनको आ जाए। और ऑब्वियसली वी आर ऑलवेज देयर, अगर कुछ भी न्यू इम्प्रूवमेंट्स होंगे या कुछ भी सेक्शन में इम्प्रोवाइजेशंस होंगे तो वी विल गोना कम अप विद वीडियो एंड वी विल गोइंग टू डिलीवर द इन्फॉर्मेशन टू यू, बट मेक श्योर कि ये वीडियो तो आप प्रॉपरली अच्छे से देखें। तो राहुल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, नोटिसेस कवर करते हैं। अभी रिसेंटली ही हम बात कर रहे थे, तो आपने ही मुझे इन्फॉर्म किया कि 44,000 नोटिसेस लोगों को गए थे, बट वो इसलिए नहीं गए थे कि गवर्नमेंट को नोटिसेस उनको भेजने ही थे, वो इसलिए गए थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड गलत टैक्स फाइलिंग की वजह से उनको नोटिसेस गए थे। और अगर आप उन गलतियों को रेक्टिफाई अगर कर लो, जो कि आप राहुल आपके साथ शेयर करेंगे, तो वो नोटिसेस आपको नहीं आएंगे। तो आप इन गलतियों को रिपीट मत करना। सो राहुल, बात करते हैं नोटिसेस की। पहला नंबर ये है कि नोटिस कब आता है, और अगर किसी को नोटिस आ गया है तो फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि वो नोटिस वो रेक्टिफाई कर पाए। अभी क्रिप्टोस के नोटिस स्पॉट के लिए 2 तरीके से आएंगे, एक आएगा अंडर रिपोर्टिंग और एक आएगा मिस रिपोर्टिंग। अब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एग्जाम्पल ले लो, मैंने पूरे साल में 10 क्रिप्टो के स्पॉट के ट्रेड्स किए और 10 में से 10 के 10 मैंने रिपोर्ट कर दिए। लेकिन हुआ क्या कि 10
ट्रेड्स का जो प्रॉफिट आ रहा था वो 1 लाख था, लेकिन मैंने प्रॉफिट दिखा दिया 90,000 का, राइट। मिस रिपोर्टिंग हो गई बेसिकली, अंडर रिपोर्टिंग मैंने दिखाया प्रॉपरली, ट्रेड्स प्रॉपरली सब दिखा दिए, बस हुआ क्या, जो मुझे प्रॉफिट 1 लाख का दिखाना था वो मैंने 90,000 दिखा दिया, 10,000 कम हो गया। 10,000 कम हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, इनकम टैक्स एक नोटिस भेजता है कि आपने 10,000 का प्रॉफिट कम दिखाया और 10,000 के प्रॉफिट के ऊपर जो 30% को जो टैक्स है, जो 3,000 आएगा वो आप पे कर दो। सिंपल, यही एक नोटिस आएगा। अब यूजुअली क्या होता है, 31 जुलाई इज द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ओके। बीच में 31 दिसंबर तक हमारे पास चांस होता है रिवाइज रिटर्न फाइल करने के लिए। अच्छा, कुछ गलतियां हो गई हैं तो उसको अगर सही कुछ कर लो गलतियां हो या गई फिर- है तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि आप जब भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग करो तो सारे ट्रेड्स मैच करो। इनकम टैक्स के पोर्टल में जो AIS है उससे Right. देख लो कि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट कितना बन रहा है। अगर मान लो इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट 1 लाख बन रहा है और आपका ब्रोकर के अकॉर्डिंग भी आपका प्रॉफिट 1 लाख बन रहा है, तो आप 1 लाख पूरा दिखा दो। अगर आपके ब्रोकर के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कम है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनकम टैक्स से गलती हो जाती है, AIS में वो ज़्यादा दिखा देता है। ठीक है। तो जब नोटिस आएगा तो आपको सिंपली अपनी जो ब्रोकर है उसका स्टेटमेंट लेना है और उस स्टेटमेंट को सबमिट कर देना है। एंड राहुल, आई एम इंटरप्टिंग यू एट दिस पॉइंट, बट ऑन डेल्टा एक्सचेंज हम लोगों को स्टेटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लाइन बाय लाइन जो भी स्टेटमेंट्स हैं दे विल गेट इट बाय 1 क्लिक, तो दैट्स वेरी इजी, अनलाइक ऑब्वियसली यू नो अदर प्लेटफॉर्म्स। अभी इसमें क्या है कि अपार्ट फ्रॉम डेल्टा एक्सचेंज बाकी जो ब्रोकर्स है वो फीस चार्ज करते हैं और वो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक बंदा आपके पास अकाउंट ओपन कर रहा है, वो आपके पास ट्रेडिंग कर रहा है और उसके बाद भी जब उसी ट्रेडिंग का स्टेटमेंट निकालना है उसके लिए भी अलग से थर्ड प्लेटफॉर्म पे जाके उसको चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं। बट दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग और उसकी वजह से एक्चुअली दिक्कत आती है। जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न लोगों की फाइल कर रहा था तो मुझे भी वो क्लाइंट्स को बताना पड़ रहा था कि आप ये थर्ड पार्टी के पोर्टल पे जाओ, उनका वो पैकेज बाय करो, तब जाके आपको स्टेटमेंट मिलेगा। और फिर वो स्टेटमेंट क्लाइंट निकालता है, वो पूरा हसल होता है, उसके बाद जाके वो स्टेटमेंट आता है। बट राहुल, दिस इज अ प्लस पॉइंट हेयर। डेल्टा एक्सचेंज पर जो ट्रेडर्स हैं उनको ये सारी स्टेटमेंट एक क्लिक में, सिंगल क्लिक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, तो ये सब कुछ भी हैसल उनको नहीं करना है। सो आई गेस इट्स वेरी यूजफुल फीचर फ्रॉम द एंड ऑफ डेल्टा एक्सचेंज। बट इसके साथ साथ राहुल, मैं आपसे एक चीज़ और पूछूंगी। बहुत सारे लोगों को AIS रिपोर्ट्स और 26 से नेविगेट करना नहीं आता, तो एक बार क्विकली आप नेविगेशन उसका बता अब दीजिए। इसमें क्या है कि 26AS ये जो फॉर्म है वो है TDS के लिए। ये हमें बताता है कि पूरे साल में, जैसे मेरा एम्प्लॉयर है या फिर मैं बिजनेसमैन हूँ, तो मुझे जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं अंडर सेक्शन 194C, या फिर मैं प्रोफेशनल सर्विस देता हूँ अंडर सेक्शन 194J, या फिर मैं क्रिप्टो में ट्रेडिंग करता हूँ उसका अंडर सेक्शन 194S, जो टैक्स डिडक्ट होते हैं उसके लिए काम आता है 26AS। राइट। और AIS ये ऐसा टूल है जिससे जो भी पूरे साल में, ऐसा समझ लो पूरे साल की जो भी आपकी इनकम कहीं से है, भी कुछ भी इनकम आई होगी वो सब कुछ सब उसमें- रिफ्लेक्ट होगा। Right. अब इसमें एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है, एज पर AIS अगर आपकी इनकम ज़्यादा दिख रही है और अगर आपने वो इनकम कम दिखा दी तो आपको नोटिस आने Notice की आएगा। चांसेस बहुत ज़्यादा है। 99% आप पकड़ लो, फिर आपको नोटिस आएगा। या तो फिर आपके पास प्रूफ होने चाहिए कि AIS की जो इनकम है वो ज़्यादा है और मेरी एक्चुअल इनकम कम है, और उसका आपके पास प्रूफ है। और अगर आपके पास उसका प्रूफ नहीं है तो वो मिस रिपोर्टिंग हो जाएगा कि आपने जानबूझ के AIS में ज़्यादा इनकम दिख रही थी और आपने जानबूझ के कम इनकम दिखा दी। तो मिस रिपोर्टिंग तब है जब आपकी AIS में ज़्यादा इनकम है और आप कम दिखा रहे हो जानबूझ के, ठीक है। वो इनकम टैक्स को पता चल जाता है जानबूझ के जब हम दिखाते हैं, इसलिए उसकी पेनल्टी 200। अंडर रिपोर्टिंग और मिस रिपोर्टिंग में डिफरेंस क्या अंडर होगा? रिपोर्टिंग में क्या हो जाता है, अंडर रिपोर्टिंग में भी पेनल्टी तो लगेगी ही, राइट। लेकिन अंडर रिपोर्टिंग में हमारे पास प्रूफ्स होते हैं कि एक्चुअल में अंडर रिपोर्टिंग हुई है, गलती हो गई है। मिस रिपोर्टिंग इज लाइक विजिबल है, इज लाइक यू आर trying to do a fraud, that's why it's that a is visible to the 200% पेनल्टी। मतलब मान लो आपको टैक्स पे करने आ रहा था 10,000, अब आपको टैक्स 10,000 पे करने आएगा, प्लस
उसके 200% 20,000। एक्स्ट्रा 20,000, अभी आपको टोटल 30,000 पे करना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। Yes. तो ऑडियंस को राहुल आप एक बार ये बताइए कि आईटीआर के पोर्टल पर एआईएस की रिपोर्ट कैसे नेविगेट कर सकते आपको सिंपली क्या करना है, अपना पोर्टल में लॉग इन करना है। हैं? ठीक है। लॉग इन करते से आपको सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में एआईएस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एआईएस पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन सारी चीज़ें दिखना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें आपको आपका टीडीएस भी दिखेगा। ईयर सेलेक्ट करके अपना यस आप ईयर सेलेक्ट कर लो। आपने जितने ट्रांजैक्शन स्पॉट में किए हैं वो भी दिख जाएंगे। बस एक ही दिक्कत है कि ये समरी रिपोर्ट होती है। ओके। इसीलिए तो आपको आपके ब्रोकर के एंड पे जाके स्टेटमेंट निकालना पड़ता है और एंट्री बाय एंट्री आपको इनकम टैक्स के पोर्टल में फाइल करनी पड़ती है। पड़ेगा। ट्रू। अब इंडियन डेरिवेटिव्स और क्रिप्टो डेरिवेटिव्स अलग है। इंडियन डेरिवेटिव्स में मेंशन है 10 करोड़ का थ्रीशोल्ड कि अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर जाता है तो आपको ऑडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे हम टैक्स ऑडिट कहते हैं। बट क्रिप्टो डेरिवेटिव में कहीं पर भी अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से मेंशन नहीं है कि इसमें ऑडिट लगेगा तो कितना टर्नओवर होगा। टर्नओवर का कैलकुलेशन भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज बहुत बार क्या हो जाता है कि डेल्टा पे जो वॉल्यूम है उसे ही लोग समझते हैं कि ये टर्नओवर है। जब हम पीएनएल देखते हैं डेल्टा का, जिसमें हमें दिखता है कि वॉल्यूम, कि हमने पूरे साल में या फिर ये महीने में कितना वॉल्यूम किया, लोगों को लगता है बाय सेल को ही टर्नओवर कंसीडर करते हैं। बट एक्चुअली टर्नओवर इज़ वेरी डिफरेंट। जब आप साल के बाद डेल्टा से जब रिपोर्ट जनरेट करोगे ना अपना प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि एक्सेल फाइल में आएगा, तब आपको पता चलेगा एक्चुअल टर्नओवर कितना है। बट अभी भी एक्चुअल टर्नओवर पे कितना टर्नओवर का थ्रीशोल्ड है जिस पे ऑडिट लगेगा, अभी भी उसकी क्लैरिटी नहीं है। देन वी डोंट हैव क्लैरिटी, देन उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Correct. तो जैसे हमारा टैक्सेशन फाइलिंग हो रहा है वैसे ही रखते हैं। करेक्ट। आई गेस मेजर नाउ अभी हमने ऑडियंस को ये भी बता दिया कि एआईएस रिपोर्ट आप कहाँ से जनरेट कर सकते हो। डेल्टा पर ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपनी पीएनएल रिपोर्ट मिलती हैं सारी। तो आप उससे अगर कोई भी डाउट है, कहीं भी डाउट है, तो अपनी रिपोर्ट्स निकाल कर क्रॉस वेरीफाई कर लो। और अगर ज़रूरत लगती है तो डेफिनेटली प्रोवाइडेड टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, दे विल गोना रेक्टिफाई योर नोटिस। तो नोटिस की बात हो गई कि अगर ये इस रिपोर्टिंग और अंडर रिपोर्टिंग में दो डिफरेंस है, ध्यान से ऑडियंस इसको सुन लेना। अगर ये गलतियां होती हैं तो आप उन्हें प्लीज़ अपने सीए से बोलकर रेक्टिफाई करवा लें, तभी नोटिस आता है। अदरवाइज आप तो राहुल काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं डेरिवेटिव्स में, आपको तो ऐसा जैसी ऑब्वियसली आपको तो नहीं आएगी। डेरिवेटिव्स में नोटिस अभी तक किसी को नहीं गई है। 99% अभी तक मेरे में सुनाई नहीं दिया है कि आपको डेरिवेटिव कर रहे हो इसलिए नोटिस आया। यस, स्पॉट्स में लोगों को नोटिस आए, वो भी मैंने बता दिया क्यों, कि आपने समझो 10 ट्रेड लिए, उसमें से 9 ट्रेड दिखाए, एक ट्रेड जो प्रॉफिट का था वो दिखाया नहीं, आ गया नोटिस। गलतियां हो जाती हैं, ऑब्वियसली ट्रेडर्स हैं तो गलतियां हो जाती हैं, बट दैट्स और किसी ने पर्पसली गलतियां नहीं की है, बिकॉज लॉ नया है, सेक्शन नया है, अवेयरनेस नहीं है, इसके वजह से गलतियां हो रही है। बाकी आप ये कंसिडर करके चलो कि जो भी प्रॉफिट है उस पर 30% अगर टैक्स देना है तो उस हिसाब से आप अपनी प्रोविजन बना के चलो। राइट। बट आई गेस राहुल द बेस्ट पार्ट इज कि जब आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो तो आपकी यू हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि आप टैक्सेशन में थोड़ा See, that is a different liberty. I am trading full time in derivative because taxation की लिबर्टी है। राइट। टाइम टू टाइम सेक्शन आएगा और आने वाले टाइम में क्रिप्टोज भी रेगुलराइज होने के चांसेस है इंडिया में, तो हमें एक स्पॉट में रिलैक्सेशन मिलेगा, डेरिवेटिव में रिलैक्सेशन मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी। और दिस इज़ हैपनिंग इन नियर फ्यूचर, बिकॉज जिस हिसाब से ग्लोबल लेवल पे, इंडियन लेवल पे जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स के डिस्कशंस हो रहे हैं, पार्लियामेंट में डिस्कशंस हो रहे हैं, आई एम श्योर आने वाले 1 साल के अंदर वी विल गेट अ ट्रांसपेरेंसी ऑन क्रिप्टो डेरिवेटिव, अ स्पेसिफिक सेक्शन और अ रिविजन इन सेक्शन, एंड क्रिप्टो को रेगुलराइज कर देंगे, मोस्टली एज अ एसेट ये भी क्लासीफाई हो सकता है। that this is a great news for traders and investors, and I guess इस particular podcast से काफ़ी important highlights traders और investors को मिली होगी कि क्या गलतियाँ नहीं करनी है, अगर पुरानी गलतियाँ कर रहे हैं तो कैसे उन्हें rectify करना है। तो this was a major informational podcast that we wanted to do। अगर एक conclusion डालें तो राहुल एक आप फटाक से conclusion दे दीजिए कि अगर कोई derivatives में trade करता है तो what are the benefits that they are getting here in terms of taxation in 3-4 pointers। Okay. अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलेगा। राइट। सेकंड, आप अपना लॉसेस को 4 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो एज पर स्पेकुलेटिव बिजनेस की डेफिनेशन, प्लस आप उसी साल में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को सेट ऑफ भी कर सकते हो, जो कि आप स्पॉट में नहीं कर सकते। व्हिच इज सो दिस इज अ 3 लिबर्टी दैट वी एंजॉय एज अ डेरिवेटिव ट्रेडर इन क्रिप्टो।
और इसके अलावा भी अगर आप फाइलिंग भी करते हो तो आपको उसकी भी एक लिबर्टी मिलती है कि स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप 12 लाख के अंदर आने वाले साल में अगर आपका प्रॉफिट है तो उस पर भी ज़ीरो टैक्सेशन हो जाएगा। राइट। सो राहुल, मेजर हाइलाइट्स हमने ऑडियंस को दे दिए हैं। आई होप यूजर्स को बहुत ही मज़ा आया होगा पॉडकास्ट को सुनकर और काफ़ी सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो यार, हम वी विल गोना आंसर ऑल ऑफ देम। थैंक यू सो मच राहुल फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच ऑडियंस के सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और ऑब्वियसली आप खुद क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडर हैं तो आपसे बेटर इन सारे आंसर्स को कौन दे पाएगा। थैंक यू सो मच राहुल। थैंक यू शुभ्रा। सो आई होप बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट आपको टैक्सेशन से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप भी डेल्टा एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो, डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हो, तो अब आपको पता चल गया है कि टैक्स कैसे फाइल करना है। इवन अगर आप स्पॉट में भी करते हो तो भी आपके लिए टैक्सेशन थोड़ी आसान हो गई होगी। अगर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, येट अगर कोई भी डाउट अभी रह रहा है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, हम सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो अपने डेरिवेटिव ट्रेडर फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उसके भी टैक्स से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ।